सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी के इलेक्शन पे इस वक़्त आपको पता है पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई है और जो रिज़ल्ट आए हैं वो अक्सर लोगों को तो पता चल चुके हैं, मगर अब आगे क्या होगा और क्या होने वाला है। इरफान अहमद खान साहब जर्मनी से हमारे साथ हैं। खान साहब, जो रिज़ल्ट आए हैं, दूसरे नंबर पे एएफडी अभी नज़र आ रही है हमें भी, आपको भी। तो क्या एकदम इतनी तब्दीली आ गई या पहले इस तरह की उम्मीद थी लोगों को? देखें, ये तो जब से सूबाई ईस्ट जर्मनी के सबका ईस्ट जर्मनी में 3-4 सूबाई इलेक्शन हुए हैं, उसके रिजल्ट से ये बात सामने आ गई थी कि एएफडी जो है वहां पे ज्यादा पॉपुलर हो रही है। और उसी से ये लोगों ने नतीजा निकालना शुरू कर दिया था कि जब भी इलेक्शन हुए एएफडी जो है वो ज्यादा पावर में आएगी। और उसी बिना पर लोग 30% तक की पेशगोई कर रहे थे कि इनको 30% तक वोट ये ले जाएंगे। अभी भी उन्होंने ईस्ट जर्मनी के इलाके में 40% तक बाद इलाकों में वोट लिए हैं। इतना हाई किसी ने भी वोट नहीं लिए किसी इलाके में भी, जिस तरह के एएफडी ने ईस्ट जर्मनी के इलाकों में बाद में लिए 40% तक लिए हैं। और वैसे भी वो 20% पर ठहर गई है, 20.80% पर। तो ये पेशगोइयां की जा रही थी कि भाई ये तो सही है कि दूसरी बड़ी पार्टी वही है, लेकिन बाद लोगों का ख्याल ये था कि शायद 30% तक ये लेने में कामयाब हो जाए। वो ऐसी बात नहीं हुई है। ये सही है कि सबसे ज्यादा परसेंटेज के लिहाज से एएफडी ने इस इलेक्शन को जीता है। 10.4% वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन से ज्यादा लिए हैं। इतनी बड़ी किसी ने भी नहीं लिए। CDU जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये चांसलर बनेगा, और उन्होंने भी एक हार्ड पॉलिसी इख्तियार की हुई थी। फ्रीडरिश मैर्च ने, उन्होंने भी 4.4% ज्यादा लिए हैं। असल बात यह है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी वो दोनों पार्टियां जो है वो तीनों पार्टियां जो है वो हार गई हैं। एसपीडी ने 9.3% कम वोट लिए हैं। इस तरह ग्रीन पार्टी ने भी 3% कम वोट लिए हैं। और एफडीपी जिसकी वजह से हुकूमत टूटी थी, उसने -7% जो है वो कम वोट लिए हैं। तो इस लिहाज से जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको लोगों ने रिजेक्ट किया है। उन तीनों पार्टियों ने को कम वोट पड़े हैं और उनकी पॉलिसी को रिजेक्ट किया गया है। और उसमें वजह यही है कि एक जो एनर्जी क्राइसिस थे उसको काबू पाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन जो बात दोहराई जा रही है बार बार वो यही है कि जो बजट के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जर्मनी ने फैसला दिया था उसके मुताबिक ये उसको तीनों जो पार्टनरशिप थे ये चलाने में कामयाब नहीं हुए। इसकी वजह से इनका इत्तेहाद जो है वो टूट गया। फ्रीडरिश मैर्च ने भी उसका रेफरेंस दिया है कि नवंबर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया हुआ है वो एक बहुत सख्त फैसला है और उस पर अमल करना हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होगा। और उसने अपनी नए कोalition जिनके साथ भी वो इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे उसमें यही बात रखी है कि भाई पहला इत्तेहाद भी उसी फैसले की वजह से टूटा है और हमने उसको ज़हन में रख के अपने इत्तेहादी चुनने हैं। अपने इत्तेहादियों के साथ जो मुआहदे करने हैं उस यूक्रेन की वार को और उस फैसले को पाकिस्तान के जो बजट को ऊपर अंदाज हुआ है उसको हमने सामने रखकर अपने इत्तेहादी चुनने हैं। इसलिए हुकूमत बनाने में हमें कोई जल्दी नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर 3 पार्टियों ने हुकूमत बनाई तो फिर हम मार्च में जो ईस्टर हॉलीडेज है उस वक्त तक उनको अपने इत्तेहादियों के साथ गुफ्तगू करके वो मतलब अप्रैल में जो ईस्टर की छुट्टियां हैं उसके दौरान हम नई हुकूमत तश्कील देंगे। हाँ, अगर 2 पार्टियों के दरमियान इत्तेहाद हो जाता है, क्योंकि CDU ने 30% से ऊपर अगर ले जाती तो फिर उसको सिर्फ एक इत्तेहादी की जरूरत थी, क्योंकि ये 30% से कम रहे हैं, 28 पे है, इसलिए इन्हें 2 इत्तेहादी चाहिए होंगे। तो इसलिए इनको एक लंबी गुफ्तगू करके एक नए मुआहदे जो करेंगे उसके ऊपर अमल कराने के लिए इनको हुकूमत बनाने में देर लग सकती है। हाँ, अगर 2 पार्टी की हुकूमत बन गई तो उस लिहाज से फिर ये मुमकिन है कि इस तरह से पहले छुट्टियां शुरू होने से पहले जो नई हुकूमत जो है वो तश्कील पा जाए। CDU के साथ मसला ये है कि उनकी जो इत्तेहादी पार्टी है CSU बारन वाले, वो किसी तरह AFD के साथ काम करने पे तैयार नहीं है। CDU भी यही चाहती है कि जो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी
जो गैर मुल्कियों के मतलब पॉलिसीज है, इमिग्रेशन से मतलब जो दफात है, ये पॉलिसी को बनाना चाहते हैं, उसमें वो AFD का ताउन चाहते हैं, बाकी AFD की पॉलिसी को वो लेकर नहीं चलना चाहते। इसलिए AFD के साथ इत्तेहाद तो इनका नहीं हो सकता, उसमें CSU बहुत बड़ी रुकावट होगी। लेकिन अब देखना ये है कि कहा यही जा रहा है कि CDU और SPD, जो माजी में भी एंजेला मेर्केल के जमाने में भी इन्होंने हुकूमत बनाई थी मिलके, अब भी CDU और SPD मिलकर हुकूमत बना ले, और हो सकता है लिंक है को ये अपने साथ मिला लें बजाय गिरूने के। तो इस लिहाज से बहरहाल जो भी हुकूमत बनेगी उसमें SPD की पोजीशन पहले से भी कमजोर होगी, इसलिए कि उनके पास सिर्फ 120 सीटें हैं नई नेशनल असेंबली में, और 630 की असेंबली में अगर 120 सीटों वाली पार्टी भी हुकूमत में शामिल हो तो वो कमजोरी हुकूमत कहलाएगी, जो उसकी इतनी अहमियत नहीं होगी। लेकिन बहरहाल जो भी मुआहदा CDU के साथ वो करेंगे, उसके ऊपर CDU को भी अमल करना पड़ेगा। इसलिए जो रिजल्ट आए हैं तकरीबन वही है जैसा कि दुनिया कह रही थी, कि सिवाय इसके कि जो एक खतरा था AFD का कि 30% ना ले गए, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, उससे जो है हालात जो बच गई है गवर्नमेंट और जर्मन भी, और AFD को वो ताकत नहीं मिल सकी जो पूरी तरह असेंबली के ऊपर या कानून साजी के ऊपर असरअंदाज हो सके। जी खान साहब, AFD की वजह से हमारे जो गैर मुल्की हैं उन्होंने बड़ी तादाद में वोट डालने में मेरा ख्याल है कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद AFD जो है वो मैदान में आपने जिस तरह बताया, तो अपोजिशन में अगर AFD बैठती तो फिर क्या हालात होंगे गैर मुल्कियों के? देखिए, जो असल चीज तो कानून साजी है जिससे हमें खतरा फील हो रहा है कि भाई गैर मुल्कियों के बारे में जो कानून करना चाहते हैं, उसके अंदर अगर वो अपोजिशन में बैठती है और उस कानून साजी के अंदर जो भी कानून साजी बनेगी, अब जाहिर है कि जिसको इत्तेहादी हुकूमत को लेंगे CDU वाले, तो असल तो बहरहाल CDU को होगा, 28% उनके वोट है। तो जो भी इत्तेहादी हुकूमत लेते हैं, अगर SPD लेते हैं या लिंक के लेते हैं या ग्रीन लेते हैं, इन तीनों की पॉलिसीज जो है वो गैर मुल्कियों के खिलाफ उतने खिलाफ नहीं है, जितना उतनी हार्ड पॉलिसी नहीं रखते जितनी CDU रखती है। इसलिए CDU को बहरहाल 2 स्टेप नीचे आना पड़ेगा अपने इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए। हाँ साहब, एक और चीज जरा बताइए कि इतनी तेजी की वजह क्या है AFD की? जिस तरह आपने कहा कि ईस्ट जर्मनी में 40% तक वो वोट ले गई है, और ये सारी सियासत जो थी वो गैर मुल्कियों के इर्द गिर्द घूम रही थी। नहीं, खाली यही बात नहीं है गैर मुल्कियों के खिलाफ घूम रही हो, उनकी पॉलिसी का एक अहम अंसर ये भी है, लेकिन दूसरे फैक्टर भी ज्यादा काम करते हैं। जो आप देखें ईस्ट के अंदर एक तो ये है कि जो जिस तेजी से शुरू में इंडस्ट्री लगी थी वो इंडस्ट्री वहां लगनी बंद हो गई है। अब वहां के बजाय लोगों का ईस्टर्न यूरोप की तरफ रुझान ज्यादा है, रोमानिया की तरफ लोग, जर्मन कंपनियां ज्यादा जा रही हैं, हंगरी में ज्यादा जा रही हैं, इसलिए कि वहां पर लेबर सस्ती है। तो जो वहां पर एक उबाल आया था, बूम सा, तब इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई थी, और वहां पर अब ये वहां पर सूरत हाल ऐसी आ गई है कि वहां पे शहरों में नौजवान खत्म हो गए, है ही नहीं नौजवान। बड़े गाँव में जिनके सिर्फ बूढ़े लोग रह रहे हैं और सब वेस्ट की तरफ मूव कर गए हुए हैं, और उन बूढ़े लोगों में जो रिएक्शन पाया जाता है उसका ये नतीजा है कि वो AFD को ज्यादा, वो इसका सारा कसूरवार जो है वो गैर मुल्कियों को समझते हैं, और AFD को जो है इसलिए वो वहां पॉपुलर हो रही है, अपनी जगह बना रही है। हाँ सर, AFD जिस तरह आप समझते हैं कि नौजवान जो लोग थे उन्होंने AFD को ज्यादा वोट डाला? कुछ लोगों ने बाहर डाला है, ऐसी परसेंटेज मौजूद है जिन्होंने AFD को सपोर्ट किया है। वोट तो मैंने नहीं देखा, मैं जो कंपेन चल रही थी उसके अंदर जो लोग बातें कर रहे थे या जो कंपेन में तस्वीरें की जा रही थी या लोगों से जो टीवी वाले तब से लेते बैठे थे सड़कों के ऊपर, उसमें नौजवान भी उनकी तरफ बात रुझान रखते थे, लेकिन अक्सरियत साथ नहीं थी उनके। FDP जो है उसकी तो सफाई होगी, मुझे लग रहा है कि वो पार्लियामेंट में पहुंची है, यहाँ पे थोड़ा सा बताएं। 4.33 पे रुक गए, इसलिए 5% लेना जरूरी है, इसलिए AFDP पार्लियामेंट से बाहर हो गई है। थोड़ा सा बता दें हमारे देखने वाले, जी हमारे देखने वालों को बता दें कितनी सीटें हैं, कौन सी पार्टी की
सीडीओ की कितनी है और एएफडी की कितनी, एसपीडी की कितनी? जेडीयू जो है उसने 28.52% वोट लिए हैं। 208 सीटें हैं उनकी नेशनल असेंबली में। इस लिहाज से उन्होंने 4.4% ज्यादा वोट लिए हैं। एएफडी की 20.80% वोट लिए हैं और 152 सीट्स हैं उनकी। सोशल डेमोक्रेट वाले जो है वो 16.41% वोट लिए हैं और उनकी 120 सीटें हैं। ग्रीन पार्टी जो है उसने 11.61% वोट लिए हैं और 85 सीटें हैं। और लिंके जो है उन्होंने 8.77 वोट लिए हैं। तो उनकी सीटें शायद मैं नोट नहीं की, तो उन्होंने भी 3.9% ज्यादा वोट लिए हैं। बाकी एफडीपी भी 5% से कम है, बीएसडब्ल्यू भी 5% से कम है और बाकी छोटे मोटे इंडिविजुअल्स खड़े होते हैं वो भी 4.58 तक है। इसलिए मेन पार्टियां जो है नेशनल पार्लियामेंट में वो ये 5 ही हैं, जेडीयू, एएफडी, एसपीडी, गुरून और लिंक लेके पढ़ रहा है। हाँ साहब, 4 साल ये आप समझते हैं जो भी गवर्नमेंट बनेगी, जिस तरह 3 पार्टियां मिलकर बनाएंगी, ये अपनी मियाद पूरी कर पाएगी या वही वाले हालात बन सकते हैं जो पहले बने हैं जर्मनी में, जिस तरह एसपीडी के साथ हुआ? देखिए, पहले भी श्मिट के जमाने में भी हुकूमत टूटी थी तो वो भी एफडीपी की वजह से टूटी थी। अब भी जो हुकूमत टूटी है वो एफडीपी की वजह से टूटी है। बात यह है कि इन पार्टियों को साथ रखना, जो इत्तेहादी होते हैं, एक तो होता है ना हमारे मुल्कों का थर्ड वर्ल्ड जो है जिसको कहते हैं, वहां पे जो इत्तेहादी पार्टी साथ लग जाए, उन्हें अपनी जो उनकी तरफ से नुमाइंदगार आते हैं उनको अपनी सीटों से गरज होती है तो मिनिस्ट्रियां मिल जाए, मामले खसूसी बन जाए, मशीर बन जाए तो वो राजी रहते हैं, वो अमल दखल नहीं देते। लेकिन यहाँ जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी इत्तेहादी बनता है, जो मुआहदा हुआ होता है उसके ऊपर वो पूरी तरह अमल करवाना चाहते हैं तो भाई जो हमारे साथ आपने मुआहदा किया उसके मुताबिक चलें। अब ये एक ऐसा मामला पैदा हो गया था, और मुझे फिगर याद नहीं रही, 64 मिलियन था कितना जो बजट के अंदर इन्होंने, और इसके लिए भी जो कहा यह जा रहा है कि भाई ये सारी पॉलिसी थी ये एंजेला मर्केल ने इख्तियार की थी कर्जे लेने की, और उसको जो गले पड़ गई है बात की आने वाली हुकूमत के दौरान जो एसपीडी की हुकूमत थी, और मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और जो आईनी अदालत तक, और आईनी अदालत ने इनको पाबंद कर दिया था बजट के मामला में, जिसमें इन दोनों का इत्तेहाद जो आपस में फिर टूट गया। जिस तरह चांसलर चाहता था वो वजीर खजाना जो था वो एफडीपी का सदर था, का सरबराह था, और वो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, जिसपे आखिर चांसलर ने उसको बरतरफ कर दिया, हुकूमत चली गई। इसलिए असल चीज इत्तेहाद के को मुताबिक चलना पड़ता है। यहाँ पर अगर यही बात फ्रेडरिक श्वार्ट्ज ने कही है कि जो भी हम इत्तेहादी ढूंढेंगे, उनसे जो भी हम मुआहदे करेंगे, उनको बहुत देख के सोच समझ के हालात के मुताबिक हमने करेंगे। हमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो इसी बजट से है, और जो बजट की जो पॉलिसी निशानदेही की हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ आईनी अदालत ने, और यूक्रेन की जो पॉलिसी आगे हालात आने वाले हैं जिसमें यूरोप को लिए अपनी एक पॉलिसी उनको वाजे करनी है कि अमेरिका का साथ देना है या यूक्रेन को छोड़ देना है। जो भी हमने पॉलिसी बनानी है, ये दो हमारे मेन फैक्टर है, और यही हमारी हुकूमत की जमानत होंगे कि भाई हम अपने राज्यों के साथ इन पर कायम रह सके, तो फिर हमारी हुकूमत भी 4 साल पूरे करेगी। हाँ साहब, एक चीज बताइए, जो हमारे यहाँ पे लोग हैं जर्मन, जिनके पास चलो नेशनलिटी है यहाँ पे या ओफनथार्डलाबनेस है, मगर सियासी बनाव वाले जो हैं या दूसरे लोग जो हैं उनमें बेचैनी है, और ये कब तक गवर्नमेंट बन जाएगी और कब तक इनका जो भी वाजे जो चीजें होंगी सामने आ जाएंगी? देखें जी, अप्रैल में अगर गवर्नमेंट बनती है तो इन्हें कम से कम 3 महीने तो लगेंगे अपनी नई पॉलिसी को नाफिज करने के लिए। इसलिए कोई ऐसा फौरी खतरा नहीं है, और सेडू भी बार क्लियर कर रहे हैं इन मामला को कि भाई जिनको पास ओफनथार्डलाबनेस है उन्हें कोई खतरा नहीं है। जो इन्होंने दो तीन वीजों की नई किस्में निकाली थी, आरजी वीजे थे जो जैसा कि यूक्रेन वालों को दिए गए थे, उस स्टेटस को ये कहते हैं कि हम उन लोगों को कहेंगे कि आप अपने मुल्कों में वापस जाएं अगर वहां पर हालात दुरुस्त हो गए हुए हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पर अपना खर्चा खुद उठा रहा है, हुकूमत पर बोझ नहीं है
क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं है, तो उसको वीजा तब्दील करने में इन्हें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इतराज होगा। इसलिए कि जो मुल्क की जरूरत है, जो डिमांड है मुल्क की इंडस्ट्री को, वो भी तो पूरी करनी है कि नहीं। अभी भी पिछले महीने एक बंदा जिसका वीजा, खातून का वीजा ओफनबाग में खत्म हो रहा था, अभी 2 महीने पड़े थे, उसको पहले उसने जाके अप्लाई करवा के दिखा लिया कि मेरा ओपन साल्ट में चेंज हो जाए। उसके बाद भी टाइटल दूसरा था, तो भाई इसको ओपन साल्ट में चेंज कर दो। तो उन्होंने उसको लिख के दे दिया कि हाँ फलानी तारीख से मार्कशीट आपको ओपन साल्ट में इशू कर देंगे। इसलिए ऐसे खतरात नहीं है, इस किस्म के खतरात लोग फील कर रहे हैं। हाँ, जो लोग क्रिमिनल हैं, जो लोग इलीगल काम ज्यादा करते हैं और हुकूमत में भी साथ बोझ बने हुए हैं, उनको यकीनन उनके लिए नई पॉलिसीज जो है वो इख्तियार की जाएंगी। बाकी ये कि जो है जर्मनी वो कोई जेनेवा कन्वेंशन से बाहर निकल जाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। तो ये जो कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये इस तरह की पोस्ट लगा रहे हैं कि अमेरिका वाले हालात हो सकते हैं, इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। इतनी बड़ी टेंशन बाहर नजर नहीं आती। जो भी पॉलिसी होगी वो यूरोपियन यूनियन मिल के बनाएगी, उसका बहरहाल ख्याल रखना पड़ेगा। जो भी पॉलिसी बनती है उसमें एक कुछ ना कुछ, हर मुल्क आजाद भी होता है अपनी पॉलिसी करने में, लेकिन ये नहीं होगा कि बरतानिया की तरह युगांडा में ये क्या है, रवांडा में जाके कैंप कायम कर दे और वहां लोगों को भेजना शुरू कर दे। ऐसी कैफियत जर्मनी में या यूरोपीय यूनियन में मैं नहीं समझता कि पैदा हो। हाँ साहब, आप समझते हैं कि जो क्रिमिनल लोग थे उनकी वजह से ये एफटीपी की मकबूलियत में इजाफा हुआ, जिस तरह अफगानिस्तान या सीरिया के लोग थे, चाहे उन्होंने जितने भी केस यहाँ पे किए, मगर सोशल मीडिया पे तो खलबली मची हुई थी ना इस चीज की। हाँ, लेकिन यह कि इस मामले में आप किसी खास मुल्क को निशानदेही नहीं कर सकते कि शाम की वजह से हुआ या अफगानिस्तान की वजह से हुआ। जो भी जनरल वाकयात हुए हैं इस किस्म के जर्मनी के अंदर, करने वाले कौन थे? वो गैर मुल्की तस्वर किए जाते हैं कि गैर मुल्कियों की वजह से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, तो उस वजह से वो बहरहाल असरअंदाज हुए हैं और एएफडी में ज्यादा वोट इसलिए वो जीतने में कामयाब भी हुआ है कि वो इस किस्म के हालात से वाकिफ नहीं है, ना वो इस किस्म के हालात चाहते हैं अपने मुल्क के अंदर। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, हुआ ये कि रात जैसे ही ये रिजल्ट आए, लोगों ने ये पोस्ट लगानी शुरू कर दी और आपको पता, खान साहब बड़े अच्छे तरीके के साथ बताते हैं कि इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन शायद इस दफ़ा तो परेशानी की बात नहीं है। ये मैं वैसे आपको एक मैसेज दे देता हूँ, लेकिन अगर हमने अपने रवैये चेंज ना किए और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने इन 4 सालों में नेशनलिटी जो ले सकते हैं, मैंने यहाँ देखा कई लोग मेरे साथ आए हुए हैं, हम एक ही प्लेन में आए हुए हैं, आज भी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके घूमते हैं। उन्होंने इस तरह तवज्जो नहीं दी, जर्मन नहीं सीखी या जो भी उनको मौका भी मिला उससे फ़ायदा नहीं उठाया, काम नहीं किया। जो लोग भी यहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं या लामस ले सकते हैं और उनको ये हर वक्त होता है कि काम हमारे ना कहीं नुकसान हो जाए, जैसे पंजाबी में कहते हैं दिहाड़ी ना टूट जाए। इस दिहाड़ी के चक्कर में वो अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जर्मन ज़बान सीखें, पेपरों पे काम करें, ना गलत तरीके से काम करें, टैक्स पे करें और यहाँ के जो भी लोग यहाँ रहते हैं और जो उनके पास ये मौका है तो वो यहाँ जर्मन पासपोर्ट हासिल करें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कवानीन चेंज हो सकते हैं, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। ये किसी के ज़हन में नहीं कि आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या आपस में उनकी बातचीत होगी। तो अपना सिस्टम जो भी यहाँ पे रहते हैं मजबूत रखें, बच्चे हैं उनको भी नेशनलिटी की तरफ तवज्जो दिलाएं, खुद भी ले, और ये सुस्ती जो होती है फिर गले पड़ जाती है। बार बार बताने का मकसद ये होता है कि ये कई लोग फिर लिखते हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरा इतनी देर हो गई। तमाम कवानीन गूगल पे मौजूद है। और पिछले दिनों एक मैं गया हुआ था फ्रैंकफर्ट एरिया में, तो वहाँ भी एक मिले, कहने लगे कि मुझे 2-2.5 साल हो गए मैंने नेशनलिटी अप्लाई की हुई, तो उन्होंने मेरा आईडी कार्ड मांगा है, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी मांगा है, फिर वो कहते हैं ये हम कंफर्म कराएंगे कि ये असली है, ये जाली है। तो वहाँ पे पासपोर्ट देने में कोई हर्ज नहीं होता पाकिस्तानी अगर आपके पास है, क्योंकि आपका सियासी पनाह का अगर केस मंजूर हुआ है तो अपने जितनी जल्दी हो अपने पेपर वहाँ पे दे के तो ये उनको कायल करने की कोशिश करें। लेकिन ये मैं बता दूं कई सूबों में बड़ा स्लो है नेशनलिटी का जो भी सिस्टम है, कई जगह पे तो काफ़ी बेहतर है,
शिलीस्वेगोस्टैन है और भी सूबे हैं, वहाँ पे तो काफ़ी मुझे पता चला कि तेज़ है। लेकिन हेसन में और भी कई 1-2 सूबे हैं जहाँ पे स्लो चल रहा है। मतलब इनके साथ ही चलना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।